गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिस्टिलेशन ऑफ कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड पेयर्स और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पार्शली मिसेबल लिक्विड पेयर्स के एग्जांपल पढ़े थे और उसकी फिल्ट्रेशन मेथड पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पार्शली मिसेबल लिक्विड्स के अंदर 3 सिस्टम पढ़े थे। पहला था फिनोल वाटर सिस्टम, सेकंड था ट्राई एथाइलेमीन वाटर सिस्टम एंड थर्ड है निकोटीन वाटर सिस्टम। अब है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। अब इसको थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि समविलेय ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव कि आंशिक मिश्रणीय द्रवों का क्रांतिक विलयन ताप बाह्य पदार्थों की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा टीसी, वो इम्प्योरिटीज से अफेक्ट होगा। द्रवों की पारस्परिक विलयता मिले हुए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि बाह्य पदार्थ दो में से एक ही पद द्रव में विलय है तो उसकी पारस्परिक विलयता घट जाती है। ठीक है, जिसके फल परिणाम स्वरूप समविलय ताप बढ़ जाता है। उन्हें दो अगर कोई कंटेन अपन काम में ले रहे हैं, दो में से एक ही सॉल्यूबल है और दूसरा नहीं है, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, नेट जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका जो समविलय ताप होगा वो भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए देखें कि फिनॉल जल निकाय जिसका कि समविलय ताप 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रति लीटर 0.5 एम केसीएल के कारण क्रांतिक विलय ताप 12 केल्विन बढ़ जाता है। यदि मिलाया जाने वाला दोनों दरों में विलय होता है, मतलब अगर केसीएल है, अगर दोनों के अंदर ही सॉल्यूबल हैं, तो पारस्परिक विलयता भी बढ़ जाती है और सविलय ताप घट जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर अपन 0.083 एम सोडियम ओलिएट फिनॉल वाटर निकाय का क्रांतिक विलयन ताप 329.7 के तक घट देता है। इसमें एग्जाम्पल में अपन ने दो लिए हैं कि एक केसीएल है। केसीएल क्या करता है कि दोनों के अंदर सॉल्युबल नहीं है, मतलब ना तो फिनॉल के अंदर सॉल्युबल है और ना ही वाटर के अंदर इतनी सॉल्युबिलिटी शो करता है, या फिर दोनों में से एक के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, तो क्या करेगा कि जो क्रांतिक ताप होगा उसके मान के अंदर 12 के तक मतलब इंक्रीज कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो केसीएल होगा वो इतने दोनों ही के अंदर सॉल्युबल नहीं है, या फिर दोनों में से एक के अंदर सॉल्युबल होगा। अगर उसकी जगह अगर अपन सोडियम ओलिएट डालें, सोडियम ओलिएट क्या है, फिनॉल और वाटर सिस्टम दोनों के अंदर इजी सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, फिनॉल के अंदर भी सॉल्युबल है और वाटर के अंदर भी सॉल्युबल है। तो ये क्या करेगा, जो टीसी है, क्रांतिक ताप है, उसके अंदर 329.7 केल्विन तक डिक्रीज कर देता है, मतलब टीसी के मान में कमी कर देता है, क्रांतिक मान के में कमी कर देता है। इसी प्रकार सक्सिनिक एसिड की उपस्थिति भी फिनॉल वाटर सिस्टम का समविलय ताप घटा देते हैं तथा कुछ लवणों की उपस्थिति के कारण भी ऐसा होता है। अब हमारा है पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव मिश्रण, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जो कंप्लीटली इमिसिबल है, मिश्रित ही नहीं है। दो द्रव जो कि एक दूसरे में पूर्णतः अमिश्रणीय हो को मिलाने पर प्राप्त द्रव मिश्रण में उपस्थित दोनों घटकों के वाष्प दाब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक द्रव का अपना ही वाष्प दाब होता है जिस पर दूसरे द्रव की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर पार्शली मिक्सेबल हो या कंप्लीटली मिक्सेबल हो तो दोनों के वाष्प दाब एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं। लेकिन अगर कंप्लीटली मिसेबल हैं, ठीक है, दोनों ही लिक्विड्स एक दूसरे में मिसेबल नहीं है, तो दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर होंगे जो दोनों सेपरेट रहेंगे और एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर पूर्णतः अमिश्रणीय द्रवों को भाप आसवन विधि स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा शुद्ध तथा पृथक किया जाता है। अब स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अपन इसके अंदर फिल्ट्रेशन मेथड पढ़ेंगे इसकी। ठीक है,
देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्या है। वे द्रव्य जो प्रायोगिक रूप से जल में अमिश्रणीय या वाष्प की उपस्थिति में वाष्पशील होते हैं तथा क्वथनांक अधिक होता है, ये भाप आसवन विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है। एक तो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, और वेपराइजेबल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, और जिनका जो क्वथनांक है वीपी है वो ज़्यादा होता है, उनका डिस्टिलेशन है जो कि स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं, सिद्धांत क्या है कि भाप आसवन विधि में जल और उच्च क्वथन द्रव्य के मिश्रण को भाप के प्रभाव द्वारा गर्म किया जाता है। जब दोनों द्रव्यों का संयुक्त वायुदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव्य उबलने लगता है। द्रव मिश्रण में प्रत्येक घटक का अपना वाष्प दाब होता है। कुल वाष्प दाब दोनों अमिश्रणीय घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। तो पी क्या है, अपन यहाँ पी यहाँ तो हो गया टोटल वाष्प दाब, और P1 और P2 जो कि दो अमिश्रणीय द्रव्य हैं उनका हो गया। तो P बराबर P1 प्लस P2, जहाँ P1 तथा P2 क्रमशः शुद्ध द्रव्यों के वाष्प दाब है। चूंकि कुल वाष्प दाब किसी एक घटक के वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है, मतलब जो टोटल होगा वो किसी ना किसी एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे P इज़ ग्रेटर देन P1 एंड P2, दोनों का योग P है तो P ऑलवेज ज़्यादा होगा P1 और P2 से, तथा जिसका वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है। अतः मिश्रण का क्वथनांक किसी एक शुद्ध घटक के क्वथनांक की तुलना में कम होगा, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अतः जो सॉल्यूशन का क्वथनांक होगा किसी एक शुद्ध घटक के क्वथनांक की तुलना में थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो नेट क्वथनांक होगा वो तो दोनों के बराबर, दोनों का योग होगा, ठीक है। इसलिए जो अगर अगर एक क्वथनांक की बात करें, मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक टोटल क्वथनांक से ज़्यादा होगा। भाप आसवन विधि में कार्बनिक द्रव्य को जल के साथ मिलाया जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। इस प्रकार कार्बनिक द्रव्य 100 डिग्री से कम ताप पर उबलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए एनिलीन का क्वथनांक होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि भाप आसवन में यह 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। चूंकि वाष्प प्रावस्था में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। वाष्प प्रावस्था में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, ठीक है, उसके मोलों की संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः अशुद्ध में डिस्टिल्ड में उपस्थित है द्रव्यों के मोलों की संख्या का अनुपात स्मॉल n1 अपॉन n2 बराबर P1 अपॉन P2, जहाँ n1 व n2 क्या हैं, दोनों घटकों के मोलों की संख्या किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर n1 को अपन लिख सकते हैं कि W1 अपॉन M1 तथा n2 को लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, ठीक है। और अगर इन दोनों की वैल्यू n1 और n2 की वैल्यू अगर समीकरण 4.8 में अगर पुट करें तो क्या होगा, W1 अपॉन M1 बराबर अपॉन W2 अपॉन M2 बराबर हो गया P1 अपॉन P2। तो अगर W1 अपॉन W2 की बात करें तो क्या होगा, W1 अपॉन W2 बराबर P1 इंटू M1 अपॉन P2 इंटू M2, जहाँ W1 W2 आसुत में उपस्थित द्रव्यों के मोलर द्रव्य यानी अणुभार हैं, ठीक है, तथा M1 तथा M2 क्या है, उसके एक्चुअल जो वेट होता है, ठीक है, वो होता है। चूंकि दोनों में से एक घटक जल है अतः जिसका अणुभार क्या होगा 18, अतः समीकरण में इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि वाटर की वैल्यू क्या है, वाटर का एक्चुअल वेट क्या होता है। तो W1 अपॉन W2 हो गया P1 इंटू M1 अपॉन P2 इंटू 18। 18 यहाँ पे क्या है, वाटर का मोलिकुलर वेट एक्चुअल। अतः जल व कार्बनिक द्रव्य के अनुपात को दिए गए P1 व P2 तथा जल व कार्बनिक द्रव्य के अणुभार M1 व M2 की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण की सहायता से, लास्ट जो समीकरण आया 4.11 की सहायता से किसी एक घटक का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। प्रयोग उपयोग सिद्धांत भाप विधि में किया जाता है। अब अगर हम अपन स्टीम डिस्टिलेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, ठीक है। जहाँ पर एक सिलेंडर लगा होता है, जहाँ पर कूलिंग एरिया होता है, जिसमें से वाटर
ठंडा होकर बाहर निकल जाता है और जो दूसरा घटक होता है जो डिस्टिल्स के अंदर एक कंटेनर के अंदर एकत्रित होता रहता है। इस विधि में अशुद्ध कार्बनिक द्रव्य जिसमें अवाष्पशील शुद्धियाँ होती हैं को जल में मिलाकर एक फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है? इसमें बॉयलर से भाप प्रवाहित की जाती है। फ्लास्क एक जल संघनित से संबंधित होता है जिसके दूसरे सिरे पर ग्राही लगा होता है। भाप आसवन के फलस्वरूप भाप तथा फ्लास्क में से निकले हुए कार्बनिक द्रव्य की वाष्प ऊपर उठकर संघनित कक्ष में प्रवेश करती है। ठीक है? जहाँ वाष्प संघनित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। ग्राही में जल तथा कार्बनिक द्रव्य अलग अलग परतों में पृथक हो जाते हैं जिन्हें पृथक्करण कीप द्वारा सूक्ष्मता से पृथक करके शुद्धता का परीक्षण कर लिया जाता है। भाप आसवन में प्रयुक्त प्रायोगिक अवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का एक मिक्सचर लेते हैं। ठीक है? अब दोनों को फिर उसका क्या कहते हैं, अपन भाप प्रोवाइड करवाते हैं या हीट प्रोवाइड करवाते हैं। हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो दोनों क्या होंगी, वाष्प में कन्वर्ट होगी। फिर इससे जो वाष्प निकलेगी, ठीक है, वो वापस इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा होती है। ठीक है? अशुद्ध कार्बनिक द्रव्य होगा जिसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। पहले में क्या होगा, वाटर की भाप अगर में भी बाहर निकल सकती है। दूसरे कंटेनर के अंदर, बॉयलर के अंदर वापस जब ये आएगा वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा। ठीक है? तो वापस इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे और ये फिर सिलेंडर से होते हुए, ठीक है, दूसरे ग्राही के अंदर डिस्टिल के अंदर इकट्ठा होगी जिसके अंदर जो लिक्विड और कार्बनिक लिक्विड हो था वो दोनों अलग अलग सेपरेट इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों को अपन इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना द्रव्यों का गैसों में विलयन। ठीक है? जिसके अंदर अपन हेनरी नियम को पढ़ेंगे। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है तथा इसके साथ साथ अपन कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।